दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है घर का सारथी। नारियल और खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे शहर से दूर बने उस कॉटेज नुमा रेस्टोरेंट के सामने उसने अपनी गाड़ी रोकी। चेहरे की सिलवटें टिश्यू से हटाने का उपक्रम करते हुए उसने एक नज़र रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड पर डाली, लव बेल्स। उसके चेहरे पर अनायास ही गंभीरता छा गई। याद आया था 2 साल पहले का वह दिन जब वह विवाह तय होने के बाद पहली बार अपने मंगेतर के साथ यहाँ आई थी। बड़ी गमक थी, बड़ा चाव था उसके मन में अपनी डेट को लेकर। रेस्टोरेंट का नाम पढ़ते ही उसके मन में मानो हजारों प्रेम पगी घंटियाँ टन टनाने लगी थी। थैंक यू अमिताभ, कितनी सुंदर जगह है। वह बगीचे में पड़े टेबल पर बैठते ही जैसे चहक उठी थी। पर मैं जो कहने जा रहा हूँ वह उतना सुंदर नहीं है प्रियंका। मैंने कुछ सुना है तुम्हारे परिवार के बारे में और वह सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। अमिताभ की मुख मुद्रा गंभीर हो गई थी। उसके बाद शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला जो इस बात पर जाकर ख़त्म हुआ। देखो प्रियंका, मैं तुमसे शादी इसी शर्त पर करूँगा यदि तुम अपने मायके से हमेशा के लिए संबंध तोड़ दोगी। उसे अब काटो तो खून नहीं। पहली डेट का उन्माद पूरी तरह से हवा हो गया था। कुछ क्षण तो वह वहीं पर स्तब्ध बैठी रह गई थी और फिर बिल के रुपए टेबल पर पटक कर चुपचाप से बाहर निकल आई थी। लव बेल्स ने उसके सपनों के महल को पूरा धराशायी कर दिया था। तब से अब तक रिश्ते की बात चलते ही वह लव बेल्स ज़रूर आती थी। एक बार यहाँ होकर ही जाती थी। देखना चाहती थी कि यह लव बेल्स आखिर कब तक उसके सपनों को धराशायी करेगा। कुछ तो वक्त उसे भी लगेगा। बस फ़र्क यही होता था कि सामने वाले को किसी तरह के सवाल जवाब का मौका दिए बिना ही वह स्वयं ही अपने जीवन की परतें उधेड़ देती थी। सारी सच्चाई उन्हें पहले से ही बता देती थी। यूँ देखा जाए तो ऐसा कुछ कलुषित नहीं था उसके अतीत में। एक अदद जायज़ औलाद थी वह। माँ ने बड़े ही संघर्षों के साथ उसे पाला था। वह आकर्षक थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी में थी। बस गुलाबों के इस झुरमुट में एक छोटा सा बारीक सा कांटा था और वह भी था दुनिया के लिए। प्रियंका को तो वह दिल से स्वीकार्य था, पूरी तरह से। प्रियंका विचारों के झुरमुट से अचानक से बाहर निकलकर दरवाजे पर आ पहुंची। दरबान ने उसे ज़ोरदार सलाम ठोका। पिछले 2 सालों में वह 5वीं बार यहाँ आ रही थी अपने रिश्ते के लिए। उसकी माँ बेहद परेशान हो जाती थी जुड़ते रिश्तों को बार बार अचानक से टूटता देख और फिर आशंकित होकर पूछती भी थी, प्रियंका सच बताना बेटा, इसका कारण कहीं मैं तो नहीं? वह माँ को कस कर जकड़ लेती ताकि वे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि ऐसा तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। खिड़की से सटी अपनी मनपसंद टेबल की ओर बढ़ी तो देखा गन्नू वहाँ पहले से ही मौजूद था। उसके पहले वह वहीं आ चुका था। मैं जानता था तुम इसी टेबल को पसंद करोगी, इसलिए मैं भी यहीं आकर बैठ गया। उसकी आवाज़ कोमल और स्नेह से पगी हुई थी। वह कल्पना करने लगी कि थोड़ी देर बाद वह जो कुछ कहने जा रही है उसे सुनकर यह स्वर कितना बदल जाने वाला है। शायद इतना प्यारा भी न लगे, शायद बहुत कठोर होने वाला है। कॉफ़ी और चीज़ कटलेट ऑर्डर करने के बाद प्रियंका ने खुद ही पहले से बात करनी शुरू कर दी। गन्नू, अब मैं जो कुछ तुम्हें बताने वाली हूँ हो सकता है उसे सुनने के बाद तुम शायद ये रिश्ता ना करना चाहो और एक पल भी यहाँ रुकना न चाहो। मुझसे रिश्ता जोड़ने से पहले ही ख़त्म कर लो, पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। यह जो भी है मेरे जीवन का सत्य है
और इसे स्वीकारने के बाद ही हम रिश्ते में बंध सकेंगे। यही मेरी पहली और आखिरी शर्त है। गन्नू दोनों हथेलियों पर चेहरा टिकाए उसे अपलक निहार रहा था। उसकी प्रेम पगी निगाहों में मानो प्रियंका के लिए सारे ज़माने का प्यार सिमट आया था। वह सब कुछ सुनने को तैयार था। एक क्षण के लिए प्रियंका का मन डगमगाया था। कहीं यह सच उसे इस बेपनाह प्यार से फिर से वंचित न कर दे। एक गहरी सांस लेकर उसने कमज़ोर पड़ते अपने मन को साहस देने का उपक्रम किया और बात शुरू की। तुम जानते हो, हमारे घर में हम 2 सदस्य हैं, मैं और मेरी माँ। 8 साल पहले तक पिताजी हमारे साथ थे, जिनका होना और न होना हम माँ बेटी के लिए बिल्कुल एक बराबर ही था। मगर अब कोई और भी है हमारे जीवन में, जो हमारे घर का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्या तुम्हारे जीवन में? गन्नू ने आशंकित स्वर में पूछा। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, पर हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर है। ज़रा साफ साफ बताओ, अब पहेलियाँ मत बुझाओ। जो भी कहना है मैं सब सुनने को तैयार हूँ, गन्नू ने बड़ी ही उतावली से कहा। प्रियंका मानो दूर कहीं उतरती चली गई थी। उसे अपनी ही आवाज़ कुएं की गहराई से आती हुई प्रतीत हुई। जब से मैंने होश संभाला, पिता के रूप में एक ऐसे पुरुष को पाया जो शायद हमारे लिए बना ही नहीं था, जिसे न तो परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास था और ना ही रिश्तों के प्रति आदर। जब समझ आई, पिता को व्यसनों में डूबा और माँ को सिर्फ प्रताड़ित होता पाया। माँ एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर लड़की की शादी करके उसे उसकी भाग्य की नैया पर बिठाकर हमेशा के लिए अथाह समुद्र में हिचकोले खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब वो जाने और उसके ससुराल वाले भी अपने बिगड़ैल बेटे को माँ के गले में बांधकर अपने कर्तव्यों से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। शादी के बाद न तो ससुराल ने माँ की सुध ली और ना ही मायके वालों ने कोई हमदर्दी दिखाई। पिता की नौकरी ठीक ठाक थी, मगर तनख्वाह कहाँ जाती है पता ही ना चलता। कितनी बार घर में फाकों की नौबत आ जाती थी। मैं दूध के लिए बिलखती रहती तो माँ पड़ोसियों के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। बड़ी ही बुरी जिंदगी देखी है हमने। जीवन नर्क हो जाना क्या होता है, यह माँ से बेहतर भला कौन जानता होगा। अपनों से दूर अनजान शहर में सतत चले जाने की पीड़ा का एहसास लिए माँ मेरे साथ अपना दुख बांटती और मैं कुछ समझकर और फिर कुछ नासमझी में माँ को केवल धीरज देती रहती। मैं साथ हूँ ना माँ, उसका एहसास दिलाती। मुझे अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए माँ ने नौकरी भी कर ली। प्रताड़ना और उल्हाने तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके थे। कभी कर्जदार दरवाजे पर आकर गाली गलौज दे जाते तो फिर कभी पिताजी स्वयं। बस दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। एक शाम हम माँ बेटी आंगन में बैठे ही थे कि एक अजनबी को दरवाजे पर मैंने खड़ा पाया। मैं गई तो वे मुझसे बोले, मैं सहकारी बैंक का प्रबंधक हूँ। श्रीवास्तव साहब ने बैंक से पर्सनल लोन लिया था, उसकी कई किश्तें। कौन है बेटा? यह सब कहती हुई माँ जैसे ही सामने आई, उस अजनबी की आंखों में परिचय की चमक कौंधी। मधु, तुम यहाँ? माँ बुरी तरह से स्तंभित थी, अवाक थी और अचानक न जाने उन्हें क्या हुआ। सालों से रुका हुआ आंसुओं का सैलाब सारे बांध तोड़कर बह निकला था और उनके पास आ गई थी। मनोहर श्याम कहकर भागकर माँ उनके गले जा लगी थी। उस दिन पहली बार माँ ने अपने अतीत की परतें मेरे सामने उधेड़कर रख दी थी। मैं शायद उस वक्त 16 साल की थी, मगर सालों से हमारा दर्द साझा था, इसलिए मेरी उम्र
माँ को समझने में बाधा बिल्कुल नहीं बनी। वो भी इतना ही दुखी थी जितना कि मैं। मनोहर श्याम अंकल माँ के कॉलेज के मित्र थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी भी करना चाहते थे, मगर जाति, वर्ग, ओहदा जैसी कई अड़चनें उनके सामने थी। मनोहर श्याम अंकल जब माँ से शादी के लिए अड़ गए तो उनके घर वालों ने सहमति का नाटक तो किया और माँ को अपने घर बुलाया। माँ के परिवार से बातें करेंगे यह भी आश्वासन दिया था उन्होंने, और फिर सब कुछ ठीक हो गया है यह जानकर मनोहर श्याम अंकल आश्वस्त हो गए थे। इसी बीच उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग पर शहर छोड़कर शहर से बाहर जाना पड़ा। मनोहर श्याम अंकल के जाते ही उनके परिवार ने पूरी तरह से रंग बदल दिया। उन सभी लोगों ने माँ के घर जाकर उनके परिवार को दोनों के बारे में सब कुछ बड़ा चढ़ाकर न जाने क्या सही गलत सब कुछ बताया। अमीरों के लड़कों को फंसाने की अच्छी शिक्षा दी है बेटियों को, इस तरह के ताने भी कसे गए। माँ का परिवार बिल्कुल स्तब्ध था। इन तानों ने उन्हें उकसावा दिया और उन्होंने माँ का पक्ष सुने बिना ही माँ की जमकर पिटाई कर और उसे बहुत बुरा भला कहा। उन्हें घर में नज़रबंद भी कर दिया गया था। आनन फानन में माँ के लिए लड़का तलाश कर महीने भर के भीतर ही उन्हें ऐसे विदा किया गया कि पलटकर उसकी सुध भी न ली थी किसी ने कि बेटी मर भी गई है या जिंदा है। उस समय तो संपर्क का साधन पत्र मात्र ही होता था। टेलीफोन हर घर में नहीं होते थे और भली लड़कियों का टेलीफोन बूथ पर जाना अच्छा भी नहीं माना जाता था। अतः माँ मनोहर श्याम अंकल को कोई सूचना भी नहीं दे सकी थी। फिर गन्नू की उत्सुकता अब चरम पर थी। मनोहर श्याम अंकल जब वापस लौटे तो उन्हें बताया गया कि माँ ने किसी और से शादी कर ली है। उन्होंने माँ का पता ठिकाना मालूम करने की बहुत कोशिश की, मगर सब कुछ बेकार। माँ ने भी जो हुआ उसे अपनी नियति मानकर उनसे आगे बिल्कुल भी संपर्क नहीं किया। हार कर मनोहर श्याम अंकल ने भी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। उस दिन मनोहर श्याम अंकल से मिलने के बाद माँ को मानो अब नया जीवन मिल गया था और वे बेहद खुश लगी। मनोहर श्याम अंकल भी माँ की ऐसी हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहे थे। अतः उन्होंने हमारी हर संभव मदद की जैसे भी हो सकी। इसी बीच पिताजी एक दुर्घटना के शिकार होकर चल बसे। उस हर स्थिति में मनोहर श्याम अंकल हमारे साथ रहे तब तक, और धीरे धीरे वे हमारे घर का एक अभिन्न अंग बनते गए। माँ के चेहरे पर भी रौनक वापस आने लगी थी। कोई अपना उनके साथ है जिसे उनकी परवाह है, यह सोचकर वे अब पूरी तरह से आश्वस्त होने लगी। अगर ऐसी ही बात है तो उन्होंने उनसे शादी का विचार क्यों नहीं किया आजकल तो, गन्नू ने स्पष्ट शब्दों में कहना चाहा। कुछ रिश्ते मान्यताओं और परंपराओं से परे होते हैं गन्नू। वे स्नेह के रिश्ते होते हैं, स्निग्धता और पवित्रता के रिश्ते होते हैं। ये ऐसे रिश्ते होते हैं जो दैहिक सुख और आकर्षण से बिल्कुल ऊपर हैं, जिनमें मन आपस में बंधते हैं। मनोहर श्याम अंकल और माँ ऐसे ही किसी डोर से आपस में बंधे हुए हैं। हाँ, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं, और समाज की तो हमें कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि जब माँ नारकीय यातनाएं भुगत रही थी तब किसी ने भी उनके बारे में सोचा था क्या? नहीं ना। कोई आया था क्या उन्हें पिता की प्रताड़ना से बचाने और इस व्यू से निकालने में उनकी मदद करने? नहीं ना। मैं ऐसे समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती जो हमारी परवाह ना करता हो। माँ भी आखिर इंसान है गन्नू, और उन्हें भी तो जीवन केवल एक ही बार मिला है जैसे हम सबको। क्या ज़रूरी है वह सारा जीवन रो रो कर या समाज से डर कर ही बिताए? मेरे लिए यह काफ़ी है कि माँ अब पूरी तरह से खुश है, प्रसन्न है और जीवन में विश्वास करने लगी है।
आखिर उनका ये हक भी है। उनकी खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है। एक गहरी सांस लेकर उसने बात ख़त्म की और पानी का ग्लास मुंह से लगा लिया। 2 मिनट रुककर वह गन्नू से आगे बोली, यह था वह सब जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी। मेरे जीवन में यह सब ऐसा ही है जैसा अब तक हुआ है और ऐसा ही रहेगा। अब तुम बताओ, शादी के बारे में क्या निर्णय है तुम्हारा? उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था और हाथ टेबल की कोर पर कसने लगा था, मानो भयंकर टेंशन में हो। देखो प्रियंका, जीवन मुझे भी एक ही बार मिला है और सोचता हूँ। अब गन्नू की आवाज़ की गंभीरता को महसूस करके प्रियंका को अपने अंदर कुछ डूबता सा लगा। उसे लगा शायद वो ना करने वाला है, शायद वह गन्नू को पसंद करने लगी थी। तो सोचता हूँ इस इकलौते जीवन में कुछ तो खास कर ही डालूं, जैसे तुम्हारी जैसी स्पष्ट सोचने वाली लड़की को अब मैं अपना जीवन साथी बना डालूं। क्यों, क्या कहती हो तुम जैसी हो, जो सोचती हो उसी तरह से मुझे पूरी तरह से स्वीकार हो। हम शादी कर रहे हैं प्रियंका, मैं तुम्हें पूरे दिल से पसंद करता हूँ। गन्नू ने उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया था। प्रियंका के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इस बार लव बेल्स ने उसके अपने जीवन को एक सचमुच सुरीला बना दिया था। प्रियंका आज बहुत ज़्यादा खुश है। आखिर भगवान ने उसकी सुन ही ली और उसके मन की बात पूरी कर दी। वह मन ही मन बहुत खुश होने लगी। उसके घर के सारथी ने आखिर आज उन्हें एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी दिला ही दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताइए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।